अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। चिया की खेती से किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। पशुओं में परजीवियों की समस्या और रोकथाम के उपाय। चिया मैक्सिको का सुपर फूड है। इसकी खेती किसानों को काफी लुभा रही है। आजकल बाजार में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में चिया की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप भी चिया की खेती करने जा रहे हैं तो इनकी कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और बुवाई के समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, इस बारे में बता रहे हैं विरसा कृषि विद्यालय कांके रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जयलाल महतो। किसान भाई जोहार, आज जो है हम आपको चिया की खेती के विषय में बताएंगे। और चिया की खेती जो है वैसे तो हम लोग खरीफ में भी करते हैं, जो आप खरीफ का क्रॉप अभी देख रहे हैं, लेकिन हम लोग जो रबी में भी करेंगे उसके विषय में हम डिटेल में बताएंगे। तो ये है जो कि अभी जो है ना, इसमें जो है ओमेगा फैट के विषय में बता रहे हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये इस तरह के जो है जो तेलीय पदार्थ मतलब कि तीनों मिलता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, ये सब जो है इसको जो है कुछ लोग कहते हैं कि जो आप पेट का चर्बी उर्बी जो है ना, इसको गलाने के लिए इसको पानी में किसी तरह जूस में भी मिलाकर, उसको मिक्सी के में मिलाकर आप पी सकते हैं। परंपरागत फसलों से इधर किसान अब धीरे धीरे नई फसलों की खेती की तरफ तेजी से रुख कर रहे हैं। चिया सीड्स भी कुछ इसी तरह की फसल है। चिया को नए जमाने का सुपर फूड भी कहते हैं। स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होने की वजह से मार्केट में इसकी कीमतें अच्छी बनी रहती है। चिया की खेती के लिए सामान्य तापमान की जरूरत होती है, किंतु ठंडी जलवायु वाले पहाड़ी इलाकों में चिया की खेती नहीं की जा सकती है। इसकी खेती किसी भी भूमि में की जा सकती है, लेकिन हल्की भुरभुरी और उचित जल निकासी वाली रेतीली दोमट मिट्टी को उचित उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। अभी जो है जब भी खेत को जो हो तो कोशिश कीजिए कि खेत जमीन जो हो वो ऊपर का जमीन हो, जिसमें कि पानी लगे नहीं, क्योंकि हम लोग का जो जमीन है ये एसिडिक है। अगर आपका सॉइल टेस्ट कर लिए हैं आप, तो देख लीजिए कि उसमें अगर अम्लता का प्रभाव है तो आप पहला बार जुताई कर लीजिए, दूसरा बार कर लीजिए, तीसरी बार जब लाइन खोल लें कि 3 से 4 क्विंटल जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रति
फसल, कहने का मतलब हर फसल के पहले जो है चूना का प्रयोग करें। 2 से 3 बार जुताई के बाद में आप खेत में जो है वर्मी कंपोस्ट का भी अगर आप प्रयोग करें तो वो भी अच्छा है, या नहीं तो आपके जो फार्म मैन्योर है उसका जो है आप खेत में डाल दें। उसके बाद में जो है उर्वरक का जो बात होता है, इसमें जो है हम लोग यूरिया का जो है हम लोग 60 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं। फिर उसके बाद में 40 किलो जो है फास्फोरस को डालते हैं और 20 किलो जो है MOP डालते हैं और 20 किलो जो सल्फर। अगर आप SSP डालते हैं तो वो पूरा हो जाता है, इसलिए अलग से सल्फर डालने की जरूरत नहीं है। चिया सीड्स के बीजों की बुआई के लिए छिड़काव विधि का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लाइनों में उसकी बुआई करना अधिक उपयुक्त रहता है। यदि खेत में बुआई के समय नमी की मात्रा कम है तो हल्की सिंचाई कर खेत को बुआई के लिए तैयार कर दें। इसके लिए 1 से 2 बार हल्की जुताई करके अंतिम जुताई के समय 12 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला दें और पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। वैरायटी देखिए अभी तक जो है हमारे पास वैरायटी के नाम से VCCK1 जो है वही वैरायटी है, जो कि कर्नाटक की वैरायटी है, उसी वैरायटी हमारे पास है। और उसके बाद में जब इसको सोइंग करें, इसका बीज का दर जो है प्रति हेक्टेयर जो है 2.5 से 3 क्विंटल है, 3 किलो है, मतलब 2.5 से 3 किलो है। इसमें जो है आप ये चूंकि बहुत छोटा बीज है, इसीलिए इसमें जो है ना आप एक काम करें कि जब इसको सोइंग करना हो तो उसमें जो है पतला किया हुआ, कहने का मतलब एकदम गर्दा किया हुआ आप मिट्टी को ले लें और इन दोनों को मिलाकर आप सोइंग करें, जिससे कि उसका जो है सीड रेट जो हो मेंटेन हो पाए। बीजों को बुआई से पूर्व कैप्टान या थीरम फफूंदनाशक की 2.5 GM की मात्रा से 1 किलोग्राम बीज को उपचारित किया जाता है, ताकि बीजों को जड़ गलन जैसे रोग ना लग सके। चिया के बीजों की रोपाई के लिए अक्टूबर से नवंबर का महीना सबसे अच्छा होता है। एक बात और है कि जब भी आप बीज उपचार करें तो इसको जो है ना एक तरह से धूप में मत सुखाएं, जब भी करें तो छाया में सुखाकर और तभी उसकी बुआई करें। उसके बाद में जो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है इसमें 30 सेंटीमीटर रखते हैं। प्लांट से प्लांट की दूरी जो है 10 से 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रखते हैं। बुआई के बाद में एक हल्का सा आयरिगेशन दे दें, पानी को पटा दें, सिंचित कर दें, जिससे कि वो जर्मिनेशन इसका अच्छा हो, मतलब निकलने में आसानी हो। अब आता है कि इसमें इंटरकल्चरिंग वगैरह हो गया, अगर बीमारी वगैरह कुछ लगता है तो दवा कर गया। वैसे यूजुअली जो है बीमारी इसमें नहीं है, इसमें यूजुअली जो है अच्छा क्रॉप है, मतलब ये रेसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा बीमारी वगैरह नहीं लगता है। और आप उसको थोड़ा सा ध्यान दें, अगर कहीं होता है तो कभी कभी कीड़ा वगैरह लगता है तो उसके लिए आप इंसेक्टिसाइड वगैरह का स्प्रे कर दें। 3 महीना से 4 महीना के बीच में ये फसल तैयार हो जाएगा और मतलब कि उपज हो तो इसका जो है डिमांड जो है आपके बाजार में 1000 रुपये किलो तक है। कहने का मतलब कि अगर 1 क्विंटल हो जाता है तो आप 1 लाख रुपया कमा लें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। ज्यादातर पशुपालक जानकारी के अभाव में पशुओं में होने वाले दांत, खुजली और जू होने पर ध्यान नहीं देते, जिससे कई बार इनकी वजह से पशु तनाव में चला जाता है, जिसका सीधा असर उसके दूध उत्पादन पर पड़ता है। उसी प्रकार भीतरी परजीवियों के प्रकोप से पशुओं में कई घातक बीमारियां पनपने लगती हैं। अगर पशुपालक इनके रखरखाव पर थोड़ा ध्यान दे तो इन परजीवी से दुधारू पशुओं को बचाया जा सकता है। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार से।
कृमिनाशक दवा का उपयोग, जिसको डिवॉर्मिंग बोला जाता है, पशुपालन में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। इसका एक अलग महत्व है। चूँकि जो कृमि होता है पशु के पेट में होती है, वो क्या करता है, जो आप खाना खिला रहे हैं, जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसको खा लेता है। इसके साथ साथ जानवर के अंदर ब्लड जो होती है उसको भी चूसता है, जिसके कारण अपना जानवर कमज़ोर हो जाती है। और इसके साथ साथ उसका प्रोडक्शन, मतलब दूध उत्पादन से लेकर उसकी वृद्धि सब कुछ कम हो जाती है, जो कि हिडन रहती है, आपको दिखता नहीं है। बहुत धीरे धीरे करके पशु को उत्पादन कम करती है और उसको बीमार भी करती है। किसान भाइयों, अंतः परजीवी जैसे गोलकृमि, फीताकृमि आदि पशुओं में दूषित चारा, दाना खाने से और नदी, पोखर, तालाब का गंदा पानी पीने पर पेट में हो जाते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। चूँकि बरसात के समय कृमि का प्रकोप होने की संभावना बढ़ जाती है। बरसात के समय क्या होता है कि बारिश होती है, पानी जमा रहता है, वहाँ घोंघा में कृमि का विकास होता है और वो कृमि विकसित होकर जो घास होते हैं, उसके हरे हरे पत्ते होते हैं सबसे ऊपर में, वहाँ पर जाके बैठा रहता है। अपना पशु जब चरने जाती है तो सबसे पहले उसी को खाती है, जो कि उसके पेट में जाता है और इन्फेक्शन करता है। इसलिए बरसात के समय में पतला पैखाना होने की शिकायत भी अधिक रहती है। अक्सर देखने में आता है कि हमारे कुछ पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं में आने वाले बाह्य परजीवियों पर ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाते। इसका विपरीत प्रभाव पशु के स्वास्थ्य के अलावा उसके दुग्ध उत्पादन पर देखने में पड़ता है। ये बाह्य परजीवी पशुओं का खून चूसकर उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, जिससे पशु कमजोर और बीमार पड़ जाते हैं। तो पशुपालक को एक सलाह दी जाती है कि समय पर पशुओं को कृमिनाशक दवा देते रहें। छोटे पशु से लेकर गाभिन पशु सभी को दी जाती है। जनरल कंसेप्शन जो पशुपालक में है कि गाभिन पशु को नहीं देना है, बच्चों को नहीं देना है, ऐसी बात नहीं है। पशुओं को सभी स्टेज में कृमिनाशक दवा का उपयोग किया जाता है। जैसे जो बाछा या बाछी जो नया जन्म लिया है, 15 दिन के बाद उसको कृमिनाशक दवा का उपयोग करें और 2-2 महीना के अंतर पर 9 से 10 महीने तक करें। उसके बाद फिर जैसा समस्या आती है उसके अनुसार 6 महीने पर दवा रिपीट करें, या बहुत ज़्यादा आपके क्षेत्र में प्रकोप है तो 3 से 4 महीने पर भी रिपीट कर सकते हैं। मतलब 4-4 महीने पर साल भर में 3 बार भी दवा दी जा सकती है, गाय भैंस जितने हैं सभी में। परजीवी से बचाव के लिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें। हो सके तो सप्ताह में 1 बार पशुशाला को लाल दवा या फिनाइल से धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। पशुओं को बरसात के दिनों में चारागाह चराने न ले जाएं। बाढ़ग्रस्त इलाकों से पशुओं के लिए चारा न लाएं, क्योंकि ऐसे इलाकों में चारा परजीवियों और अन्य फफूंद से दूषित होता है। पशुओं को चारा देने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लें। परजीवी से बचाव के लिए पशु के शरीर पर अच्छी तरह से लगाएं, लेकिन इनका प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखें। जैसे दवाई लगाने के समय बड़े पशु या बछड़े बछड़ियों के मुंह में मुसीका लगा देना चाहिए, जिससे वो अपने शरीर को चाट ना सकें, जिससे पशु को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। उसके बाद जब गाभिन पशु की बात आती है तो बेहिचक आप कृमिनाशक दवा का उपयोग करें। इसके लिए अलग दवा होती है, मतलब फेनबेंडाजोल कंपोजिशन की होती है। इसके साथ जो भी सेफ ड्रग हो, प्रेगनेंसी सेफ हो, वो कृमिनाशक दवा का उपयोग करें और ज़रूर उपयोग करें जब उसका समय हो जाए। तो मार्केट में बहुत सारी दवा उपलब्ध हैं। पशु चिकित्सक से सलाह कीजिए और कृमिनाशक दवा का उपयोग कीजिए। ऐसे नॉर्मल वे में जो उपयोग में आती है अल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल कंपोजिशन की, इसका आप शुरुआत में उपयोग कर सकते हैं। अल्बेंडाजोल होती है वो 3 ग्राम की आती है, 1.5 ग्राम की भी आती है। तो लगभग जो 300 किलो वजन की गाय है, 300 से 400 किलो वजन की, उसमें 3 ग्राम के अल्बेंडाजोल से भी काम चल जाती है। मतलब इसका जो डोज होता है 10 मिलीग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से दी जाती है। यदि आपका पशु छोटा है, 200 केजी का है, तो उसके अनुसार आपको डोज कम कर देना है और इसको सुबह खाली पेट में खिलानी है। सुबह खाली पेट में 1 डोज खिला देनी है और इसके साथ साथ फिर 3 दिन तक कम से कम कोई भी लीवर टॉनिक या कोई भी डाइजीबूस्ट जैसे सिरप है, इसको आप दे सकते हैं पशु को, ताकि जो कृमिनाशक का काम किया, इसके साथ साथ उसका पाचन से लेकर लीवर भी साथ साथ मजबूत हो जाए, तो आपका पशु ज़्यादा स्वस्थ रहेगा।
इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती है, अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल चाहे ऑक्सीक्लोजानाइड ये उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ साल भर में यदि 3 बार आप कृमिनाशक दवा का उपयोग कर रहे हैं, एक बार आइवरमेक्टिन मिला हुआ या आइवरमेक्टिन से भी कृमिनाशक का उपयोग करना चाहिए। तो साल में एक बार जरूर आइवरमेक्टिन मिला हुआ दवा उपयोग करें जो फेनबेंडाजोल के साथ ही मिला हुआ रहेगा। जैसे ये दवा है जो ऑक्सीक्लोजानाइड के साथ, ऑक्सीपेंडाजोल के साथ मिला हुआ है आइवरमेक्टिन, इस तरह का कृमिनाशक एक बार उपयोग करेंगे तो पशुओं में चमक भी आ जाएगी, दूध उत्पादन भी बढ़ेगी और पशु ज्यादा स्वस्थ रहेगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। शिमला मिर्च की खेती करके किसान अच्छी आमदनी कमा सकते हैं क्योंकि इसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। वैसे तो पॉली हाउस के अंदर इसकी खेती सालों भर की जा सकती है, लेकिन अभी इसकी पौध तैयार कर खेती कर खुले खेत में भी शिमला मिर्च की खेती करने से अच्छा उत्पादन मिलता है। तो इसके खेती करते समय किसान किन किन बातों पर खास तौर से ध्यान दें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार। किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, आप नॉर्थ बिहार या उत्तर प्रदेश का नॉर्थ एरिया में भी शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। वैसे तो शिमला मिर्च की खेती हिमाचल प्रदेश के कई डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगह पर खेती होती है और बढ़िया उस खेती होती है, वहाँ का मौसम भी बढ़िया है। शिमला मिर्च की खेती किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। वैसे तो इसकी खेती खुले खेतों में की जा सकती है, लेकिन पॉली हाउस और नेट हाउस में इसकी खेती करने से अच्छी पैदावार मिलती है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए और सी की मात्रा अधिक होती है। और इसकी खेती करने के लिए किसान भाई आप बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जीवाश्म की मात्रा 5.8 से 6.8 हो, ये उत्तम होता है। और इसी तरह का भूमि का चयन करके आप इसकी खेती कर सकते। पहली जुताई जब करते हैं तो उसमें कंपोस्ट की मात्रा का प्रयोग करें और अंतिम जुताई के समय भी किसान भाई जैविक खाद का इसमें प्रयोग ज़्यादा ही करें। तो जैविक खाद का प्रयोग करें, सरी खाद 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और उसमें नाइट्रोजन की प्रयोग के लिए पीएसबी एजेटोबैक्टर का ही प्रयोग करें। तो इससे क्या होता है कि आपका शिमला मिर्च की जो उत्पादन और क्वालिटी में निखार होता है, तो इसका ही प्रयोग करें। तो नाइट्रोजन की 1/4 भाग और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा, पोटास का फास्फोरस वो पूरी मात्रा खेत में अंतिम जुताई के समय आप खेत में बराबर मात्रा में डाल के पूरा खेत में और अंतिम जुताई कर दें। पॉली हाउस में अच्छी तरह से क्यारियों को तैयार करते हैं और क्यारियों की तैयारी के समय गोबर की खाद और वार्मिक पोस्ट का प्रयोग करते हैं। इन क्यारियों को उठी बनाना चाहिए। साथ ही इन पर ड्रिप बिछाकर पौधों की रोपाई 45 सेंटीमीटर की दूरी पर करना चाहिए। मल्चिंग लगाकर शिमला मिर्च की खेती करने पर और अधिक पैदावार मिलती है। साथ ही ये खरपतवार नियंत्रण में सहायक भी रहती है। प्रभेद का इजाद हुआ है, उसके हिसाब से शिमला मिर्च की खेती हमारे किसान भाई जनरल मैदानी क्षेत्र में भी कर रहे हैं। तो मैदानी क्षेत्र के लिए किसान भाई आप प्रभेद का चयन कर लें। अर्का मोहनी, अर्का बसंत, कैलिफोर्निया वांडर, येलो वांडर और पूसा दीप्ति, ग्रीन गोल्ड करके है, भारत इंदिरा, ऐसे करके कई प्रभेद है जिसका आप चयन करके आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं।
और खास करके शिमला मिर्च का सालों भर डिमांड होता है किसान भाई। इसको बेल पेपर या स्वीट पेपर भी कहते हैं। और ये मिर्च जो शिमला मिर्च है, ये खास करके आप देखेंगे इसमें तीखापन नहीं होता है, इसीलिए इसका प्रयोग सब्जी और सलाद और फास्ट फूड में खास करके 100% इसका प्रयोग होता है। और इसकी खेती के लिए किसान भाई खास करके अगस्त से सितंबर और फरवरी से मार्च तक आप इसकी खेती कर सकते हैं। और इसके लिए सीड जो है किसान भाई 500 ग्राम जो कंपोजिट जो होता है वो सीड का प्रयोग प्रति हेक्टेयर, अगर हाइब्रिड संकर सीड का प्रयोग करते हैं तो 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से कर सकते हैं। बुआई के लिए खासकर पहले नर्सरी लगाई जाती है। तो नर्सरी के लिए किसान भाई आप पहले 35 से 40 दिन पहले की जो नर्सरी, जैसे आप बीज की बुआई कर देते हैं तो उससे 35 से 40 दिन के बाद आप उसका रोपनी के लायक हो जाता है, 3-4 पत्ती हो जाती है। उसके बाद आप खेत में इसको रोपनी के लिए तैयार कर सकते हैं। पौधा रोपण के पूर्व पौधों को फफूंदनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए, जिसके बाद पौधों को उचित दूरी पर अच्छे से लगाना चाहिए। तो उसी खेत पर किसान भाई जब कंपोजिट जो जनरल वेराइटी होता है उसका अगर रोपनी करते हैं तो कतार से कतार 45 सेंटीमीटर और उसी 45 कतार में 45 सेंटीमीटर के दूरी पर पौधे का रोपनी करें। जब हाइब्रिड सीड के प्रयोग करते हैं, हाइब्रिड प्रभेद का प्रयोग करते हैं रोपनी के लिए पौधे का सीडलिंग का, तो उसको कतार से कतार 60 सेंटीमीटर रखें और उसी कतार में 45 सेंटीमीटर के दूरी पर इसका रोपनी कर दें। तो इस तरह से आप शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। अगर शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो लगभग 250 से जनरल जो वेराइटी है 250 से 300 कुंटल और हाइब्रिड 450 से 500 कुंटल उत्पादन मिलता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव कबीरपुर जिला नवादा से अरविंद कुमार ने। आप कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल पर जानकारी चाहते हैं तो अरविंद जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों नमस्कार। और जैसा कि अभी बहुत ही ज़्यादा बाज़ार के अंदर में कड़कनाथ का प्रचलन हुआ है और कड़कनाथ में तो एक विशेष तरह की मुर्गी समझकर इसमें ज़्यादा लाभ लिया जाता है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इस व्यवसाय में मुनाफा भी काफी ज्यादा है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गे की करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम नस्ल है। इसका दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा तक होता है। चटक काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और इसकी मीट का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जहाँ तक कड़कनाथ की बात है तो कड़कनाथ पहले झाबुआ एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ की प्रजाति है यह, जो कि भारतवर्ष में करीब करीब हर जगह पर इसका पालन शुरू कराया गया ताकि इसको कंजर्व भी किया जा सके और इससे हमारे मुर्गी पालकों को अधिक लाभ मिल सके। जैसा कि हम जानते हैं कि कड़कनाथ का गुण यही है, कह सकते हैं कि उसकी पहचान यही है कि ये काले रंग का इसका पूरा पंख होता है और साथ में अगर आप मांस को भी अगर इसे ये करते हैं तो मांस का रंग भी कालापन लिया हुआ होता है। मांस के अंदर के ऑर्गन्स जो होते हैं खास करके हार्ट, लीवर और इंटेस्टाइन तक भी इसमें पर्पल कलर जिसको हम कहते हैं वो उस रंग का होता है। कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसको घर के आंगन या लकड़ी का शीट बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं।
एक मुर्गी के लिए लगभग 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गी के खान पान में कुछ ज्यादा खर्च नहीं आता। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा चढ़ी बड़े चाव से खाते हैं। जहाँ तक है कि बात की कड़कनाथ के रख रखाव में, तो जो भी मुर्गी पालक है जो मुर्गियों के लिए घर बनाते हैं उसी प्रकार का घर इनका भी बनेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा वजन की हो जाएंगी या इनके साथ ये तो इनको भी आप उसी तरह से एक मुर्गियों के लिए 2.5 से 3 वर्ग फीट जगह पे दे करके आप जितनी मुर्गियां रखना चाहते हैं उससे आप उसी प्रकार से घर बना सकते हैं। कड़कनाथ 3 से 4 महीने में 1 से 1.5 किलो के हो जाते हैं और करीब 5 माह में 2.5 किलो के हो जाते हैं। प्रति वर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को तैयार करने में करीब 200 रुपए का खर्च आता है और ये बाजार में 600 से 900 रुपए प्रति किलो आसानी से बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जिले के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा राज्यों के पशुपालन विभाग में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। जहाँ तक खान पान की बात है तो इसमें भी हम स्टार्टर से लेकर स्टार्टर, ग्रोअर और लेयर 3 प्रकार के दाना फार्म में जिस प्रकार से रख के खिलाते हैं उस प्रकार से कर सकते हैं। और अच्छा होगा हमारे ज़्यादा लाभ लेने के लिए अगर मुर्गी पालक या जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं वो अपने फार्म के आगे एक जाली से घेर कर एक नेट बना करके इनको चरने के लिए छोड़ें ताकि आपके दाने का खर्च कम हो सकेगा। क्योंकि ये बाहर के चीज़ों को घास, पत्ते, मिट्टी से खा करके भी भोजन ग्रहण करते हैं। तो आप आधा दाना का ही व्यवस्था कीजिए और आधा इसको प्रयास कीजिए कि चरा करके आप इसका प्रयोग में ला सकें। और ये मुर्गियां अंडे और मांस दोनों के लिए उचित हैं। इससे आप अंडे भी प्राप्त करेंगे। ये भूरे रंग की यानी कि ब्राउन कलर के इसके अंडे होते हैं और इसके अगर आप चूजा निकाल सकिए तो जो देसी मुर्गियों के साथ जो मुर्गियां, ये भी मुर्गियां कुड़ुक भी होती हैं यानी कि अंडे सेने के लिए तैयार होती हैं, तो इनको आप अंडे के ऊपर में बिठा करके भी आप चूजे निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कड़कनाथ के फार्मिंग अब आप शुरू कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।